हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का साइंस चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है परिसंस्था। इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो है इस चैप्टर को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, इसमें हम पूरा स्वाध्याय करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले परिसंस्था की परिभाषा बता देती हूँ। परिसंस्था किसे कहते हैं? देखिए, जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया होती है उसकी क्या कहते हैं? जैविक और अजैविक घटक के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही परिसंस्था कहते हैं। ये मेन परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है। अब इसमें जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक को बायोटिक और अजैविक घटक को अबायोटिक कहते हैं। तो जैविक घटक वो मतलब जो जीवित होते हैं, जैसे वनस्पतियाँ, प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सभी क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। अब निर्जीव में जैसे क्या हो गया? पानी हो गया, मतलब जल, हवा, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या हो गए? अजैविक घटक हो गए। अगर आप सोचेंगे कि निर्जीव में पेंसिल अजैविक घटक है, तो ये अजैविक घटक में नहीं होंगे। ये ऐसे हैं जो जैविक घटक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब जैविक घटक के लिए बहुत अनिवार्य हैं। तो वो निर्जीव जो क्या होते हैं, जो जीवी के लिए यानी कि जैविक घटक के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या होते हैं? अजैविक घटक। तो इस तरीके से परिसंस्था के ये ग्राफ दिया गया आपके बुक में। यहाँ पर देखिए, परिसंस्था को जैविक और अजैविक घटकों में विभाजित किया है। अजैविक घटक को दो भागों में, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक में वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, भू रचना, प्रकाश। और रासायनिक घटक को असेंद्रिय और सेंद्रिय, मतलब किसी कार्बनिक और अकार्बनिक भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जिसमें क्या आता है? असेंद्रिय पदार्थ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें आती हैं। और सेंद्रिय पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोज और हमारे बॉडी के लिए जो विटामिन और एलिमेंट्स जरूरी होते हैं वो चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है जैविक घटक को तीन भागों में विभाजित करते हैं: उत्पादक, भक्षक और विघटक। उत्पादक को स्वपोषी बोलते हैं और भक्षक को परपोषी बोलते हैं। तो ये जो उत्पादक है, ये इसमें केवल एक चीज़ आती है, हरी वनस्पति। और भक्षक को तीन भागों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक। और विघटक में केवल एक चीज़ आता है, सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से परिसंस्था का ये ग्राफ आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस चैप्टर का स्वाध्याय मैं आपको बताने वाली हूँ। आज इस चैप्टर में, इस स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक एक करके सॉल्व करने वाली हूँ। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, हवा, पानी, मिट्टी, मृदा और परिसंस्था के घटक हैं। तो ये हवा, पानी, मिट्टी, ये भौतिक घटक हैं। अभी आपने पढ़ा देखा। तो इसमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? भौतिक घटक हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, परिसंस्था, नदी, तालाब, समुद्र, ये परिसंस्था के उदाहरण हैं। तो ये कृत्रिम भी नहीं है और जमीन पर भी नहीं पाए जाते, ये जली है, क्योंकि नदी, तालाब, समुद्र, ये सब कौन से उदाहरण हो जाएंगे? जली। तो यहाँ पर आप जली लिख लेंगे। उसके बाद आता है परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी समूह में आता है, समाविष्ट होता है। तो मनुष्य न तो उत्पादक है न विघटक है, तो किस में आएगा? भक्षक। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे भक्षक आता है मनुष्य, बीच वाला जो होता है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। आपको जोड़ी मिलानी है जिसमें उत्पादक और परिसंस्था, दो कॉलम दिया है। कैक्टस होता है, कैक्टस मतलब आपको पता है जो नागफनी होते हैं, तो नागफनी हमेशा मरुस्थल में पाया जाता है, तो अ का सी से मिलान करेंगे। उसके बाद जली वनस्पतियाँ, स्वाभाविक सी बात है कि जली वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी? जली वनस्पतियाँ जली परिसंस्था में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जली परिसंस्था या जली में आ का सी से मिलान कर देंगे। यहाँ पर डी होना चाहिए था। उसके बाद क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को मैग्रो भी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी जो है सागर में पाया जाता है, तो यहाँ पर सागर हो जाएगा। और पाइन जो कि एक पौधे का नाम है, वृक्ष का नाम है, जो जंगल में पाया जाता है। तो इस तरीके से अ का डी से, लास्ट वाला डी है, आ का किससे मिलान हो जाएगा? सी से। उसके बाद ई का ए से, और जो बड़ी ई है उसका सॉरी ई का बी से, सागर से, और इसका ए से।
इस तरीके से आप मिलान कर लेंगे। पुरानी बुक में मैग्रो दिया है, अगर आपकी बुक में मैग्रो दिया है तो उसका मिलान सामने खाड़ी होगा, तो वहाँ पर आप खाड़ी लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। तीसरे प्रश्न में आते हैं, मेरे विषय में जानकारी लिखो। तो मेरे विषय में क्या परिसंस्था है, परिसंस्था के विषय में आपको लिख देना है। परिसंस्था किसे कहते हैं? तो चलिए देख लीजिए परिसंस्था क्या होती है। तो परिसंस्था यहाँ पर आपके बुक में इसका आंसर दिया है, काफ़ी बड़ा है, आपको पूरा नहीं लिखना, मैं बता देती हूँ कितना लिखना है आपको। परिसंस्था क्या है? परिसंस्था की संरचना परिसंस्था के आसपास के अधिवासों के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली अंतर क्रिया द्वारा निर्मित होती है। सजीवों को जैविक घटक तथा निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। बस इतना ही आप लिखिए परिसंस्था के बारे में, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ये प्रश्न जब भी आएगा 1 नंबर में ही आएगा, तो आप इतना ही इसको समझिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? बायोम्स। बायोम्स दिया है, तो इसमें मेरे विषय में जानकारी, तो आप बायोम्स के बारे में लिख लीजिए। बायोम्स के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में लिखना होगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, 2-3 पॉइंट हैं। बायोम्स समान संरचना वाली कई छोटी परिसंस्था का एक विशाल संग्रह है। एक विशिष्ट बायोम्स में समान जलवायु, समान जैविक घटक तथा समान सजीव पाए जाते हैं। बायोम्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वो एक पहला होता है भू परिसंस्था बायोम अथवा बायोम्स तथा जनी परिसंस्था अथवा बायोम्स, ठीक है, भू बायोम्स या जली बायोम्स। तो यहाँ पे भू परिसंस्था का अस्तित्व केवल भूमि पर होता है। अजैविक घटक के आधार पर भू परिसंस्था के निम्नलिखित उप प्रकार होते हैं, जैसे क्या है? घास, यहाँ पर देखिए घास के प्रदेश, सदाबहार वन, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश की परिसंस्था, टैंगा प्रदेश की परिसंस्था, उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन, विषुवत वृत्तीय वर्षा के वन इत्यादि। जलीय परिसंस्था में क्या आएंगे? दूसरा वाला जो दिया है यहाँ पर जनीय, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे जलीय होगा, जलीय परिसंस्था होगा। तो यहाँ पे जलीय परिसंस्था जो दूसरा पॉइंट है में मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था तथा खाड़ी परिसंस्था का समावेश होगा। तो बस आप ये जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। बस आपको बायोम्स में इतना ही लिखना है, और आप चाहे तो उदाहरण लिख लीजिए, 1-2 ये उदाहरण लिख लीजिए और इसमें से 1-2 उदाहरण लिख लीजिए, बस ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद इसी में अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भोजन जाल क्या होता है, जिसे फूड वेब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो भोजन जाल यानी फूड वेव, एक खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन, और भोजन जाल भी होता है। तो यहाँ पे फूड वेव के बारे में पूछ रहा है, तो उसका आंसर है किसी भी परिसंस्था के जटिल पोषक संबंधों के भोजन जाल निर्मित होते हैं। प्रकृति में किसी भी परिसंस्था में भोजन जाल, भोजन श्रृंखला सीधी तथा रेखीय नहीं होती है, परंतु ये श्रृंखलाएं जटिल होती हैं। एक भक्ष्य को भक्षक खाता है, परंतु दूसरे भक्षक का भक्ष्य भी बन जाता है। अब यहाँ तक ही आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप भोजन जाल की परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण में देखिए क्या है, मेढक बहुत सारे कीटकों को खाता है, कीटकों का भक्षक है, परंतु मेढक भक्षक सांप का है। सांप को बाज अपना भक्ष्य बनाता है, यही पक्षी अन्य कीटकों तथा मेढक को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। इसी प्रकार किसी भी परिसंस्था के जैविक घटकों के मध्य आंतर संबंधों से जटिल भोजन जाल निर्मित होते हैं। आपको केवल इतना आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की 4 लाइन और यहाँ की 2-3 लाइन जो है वो आंसर में आप लिख लेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं वैज्ञानिक कारण लिखिए। किसका लिखना है? परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। तो परिसंस्था में वनस्पति को ही उत्पादक क्यों कहते हैं? छोटा सा ये आंसर है। देखिए वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का भोजन बनाने की क्षमता होती है। वनस्पतियाँ स्वयं पोषी होती हैं, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। वनस्पतियाँ अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके कार्बनिक भोजन का उत्पादन करती है, इसलिए परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसका आंसर भी कर सकते हैं। 4 से 5 लाइन का आंसर है, आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पर। बड़े बाधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। यहाँ पर देखिए बड़े बाधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। तो यहाँ पर जलीय परिसंस्था, बांध हमेशा जल में, नदी में बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इसका हम वैज्ञानिक कारण देख लेते हैं कि जब एक विशाल बांध का निर्माण किया जाता है तो मूल भूभाग परिवर्तित हो जाता है। वृक्षों की कटाई के कारण निर्वाणीकरण होता है। निर्वाणीकरण होने से
वन्य जीव अपने प्राकृतिक अधिवास खो देते हैं, कई वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं। बड़े बांध के निर्माण में बड़े पैमाने पर वनस्पतियां तथा प्राणियों का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। विशाल बांध में संग्रह किए गए पानी के कारण भूमि का अनावश्यक दाब बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण भूकंप आ सकते हैं। मानव के निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके आवास तथा खेत नदी के पानी में जलमग्न हो जाते हैं। इस कारण उपर्युक्त सभी कारणों से बड़े बांधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। तो ये रीज़न है, आप इन सभी कारणों के कारण आप लिख सकते हैं। अगर इसको 2 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। एग्जाम में आप इसमें से कुछ 3-4 पॉइंट्स भी लिख देते हैं तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। 2 मार्क्स में ही पूछता है ये, 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा में नहीं पूछेगा। अगला क्या है, दुधवा जंगल में गेंडों का पुनर्वसन किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपके बुक में भी दिया है दुधवा जंगल या दुधवा वन। तो दुधवा वन देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। लगभग 1.5 सदी पूर्व दुधवा वन एक सींगी गेंडों, एक सींग वाला गेंडा जिसके मुंह के ऊपर एक सींग होता है, बड़ा आश्रय स्थल अथवा अधिवास था। परंतु 20वीं सदी में अंधाधुंध शिकार के कारण गेंडों की यह प्रजाति खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में आ गई। इसलिए 1 अप्रैल सन 1984 को गेंडा की जनसंख्या में वृद्धि के उद्देश्य से एक सींगी गेंडों को वहां लाया गया। पिजड़ों में गेंडों का प्रजनन कराने के बाद गेंडों को उनके प्रति आवास में छोड़ दिया गया। तो इसलिए जो क्या है, सर्वप्रथम गेंडों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहीं तक आपको आंसर करना है। तो दुधवा जंगल में क्या दिया है कि इस तरीके से ये यहाँ से और यहाँ तक आप आंसर कर लेंगे। आप इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें क्या पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसंस्था पर क्या परिणाम हुआ। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि तो बहुत बड़ा कारण है, इसका पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। आपको 4 से 5 पॉइंट तो आसानी से लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहे। और आप पढ़ भी सकते हैं इसको अच्छे से आसानी से, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली चीज़ें ये देखिए, जैसे मानव की जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक है। दूसरा पॉइंट, परंतु परिसंस्था मानव सर्वोच्च भक्षक होता है। परिसंस्थाएं अन्य सभी सजीवों की भांति मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। फिर भी अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अब यहाँ से फिर भी मत लिखना। तीसरा पॉइंट, अत्यधिक जनसंख्या के कारण मानव की मांग अधिक होती है। प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपभोग मानव द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, बदली हुई जीवन शैली, उपभोक्तावाद, प्रकृति का निम्नीकरण अथवा प्रदूषण इत्यादि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मानव द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं और पृथ्वी पर ऐसे बदलाव मानव द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, इन सभी क्रियाकलापों के कारण परिसंस्था पर तनाव बढ़ गया है। मानव की विशाल जनसंख्या बड़े पैमाने पर ठोस अपशिष्ट भी उत्पन्न करते। तो आप ये 3 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा तो लिख लीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट में ये वाला एक लिख लीजिए, ये वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। आपको 4 पॉइंट मेन याद करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, उसके बाद इसको अपनी नोटबुक पर आप लिख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण कैसे जिम्मेदार है। ये अच्छा प्रश्न है कि हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से शहर का निर्माण करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे। देखिए, परिसंस्थाओं की भूमि का उपयोग विकास कार्यों में करने के कारण कई प्राणियों तथा वनस्पतियों के अधिवास का विनाश हो गया है। परिणाम स्वरूप प्राणियों तथा वनस्पतियों की कई प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। प्राकृतिक वनों के समीप स्थित बसे हुए नए शहरी क्षेत्रों में मानव तथा जंगली जीवों का संघर्ष सामान्य सी बात हो गई है। इसीलिए परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण जो है विनाश जो है जिम्मेदार है। आप इतना आंसर यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक आप लिख दीजिए, बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना। तो बहुत सारा है, ये ऊपर ये सब है और इधर भी है, लेकिन आप केवल इतना जहाँ तक मैंने दिखाया है ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया है कि प्राकृतिक, यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक परिसंस्था में बड़े बदलाव लाने वाले युद्ध क्यों होते हैं। तो ये छोटा सा है, देखिए प्राकृतिक संस्था में, ये इसको लिख लीजिए, कुछ
कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य भूमि, पानी, खनिज संपत्ति इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों के कारण विवाद होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक तथा राजनीतिक मतभेदों के कारण विभिन्न राष्ट्रों में युद्ध होते हैं। कई बार धर्म तथा जातीयता के कारण विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण शांति की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं शांति भंग होती है तथा उनके परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बस इतना यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5 5वां जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 6वें प्रश्न पर आएंगे। 6वें प्रश्न 5वें में ही अगला प्रश्न है, परिसंस्था के घटकों के बीच होने वाली आंतर क्रिया स्पष्ट कीजिए। तो परिसंस्था के घटकों के बीच जो अंतर क्रिया होती है, यहाँ पर स्क्रीन पर 4-5 पॉइंट है, इसमें से 4 पॉइंट है, इसमें से 3 से 4 आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि अजैविक घटक है। ये सभी अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, परिसंस्था की वनस्पतियों तथा प्राणियों तथा सूक्ष्मजीवों को अजैविक घटक प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अजैविक घटकों के प्रकार जैविक घटकों की उत्तरजीविता को निर्धारित करते हैं। मतलब जो भी अजैविक घटक मैंने अभी आपने हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश ये पढ़े हैं, ये सभी अजैविक घटक जो होते हैं वो जैविक घटक के जीविता को निर्धारित करते हैं, मतलब जीवन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैविक घटकों की जनसंख्या अजैविक घटकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मतलब जैविक घटक जैसे मैं और आप जो प्राणी हैं, जो भी हैं, ये कितनी संख्या में जीवित रहेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अजैविक घटक की, जैसे प्रदूषित अगर हवा है, दूषित अगर पानी है, दूषित मिट्टी है, दूषित जलवायु है, तो अजैविक घटक की मृत्यु होगी, जैविक घटक की मृत्यु होगी। तो वही पॉइंट यहाँ पे कि जैविक घटकों की जनसंख्या अजैविक घटकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर जैविक घटक स्वस्थ हैं तो इसका मतलब कि अजैविक घटक अच्छा है। और अजैविक घटक में जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो जैविक घटक पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, परिसंस्था में पाए जाने वाले अजैविक घटकों का अनुपात बदलते रहता है, क्योंकि जैविक घटक अजैविक घटकों का उपयोग करते हैं तथा उन्हें मुक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत अजैविक घटक का अनुपात बदलता रहता है। मतलब हम बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे फैक्ट्रियों द्वारा, गाड़ियों द्वारा, हम सांस लेके भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जब छोड़ते हैं तो इसका क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो यानी कि जैविक घटकों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। पानी की कमी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, फिर मौसम फिर बदलता है, पानी फिर से आ जाती, बारिश होती है, पानी हो जाता है। तो वही है कि जो अजैविक घटकों का अनुपात बदलता रहता है, क्योंकि जैविक घटक अजैविक घटकों का उपयोग करते हैं अथवा उन्हें मुक्त करते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा वायु शुद्ध हवा का इस्तेमाल करेंगे और उसको पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि प्रत्येक जैविक घटक अपने आवश्यक अजैविक घटकों के साथ आंतर क्रिया करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जैविक घटक अपने आसपास के अन्य जैविक घटकों के साथ भी आंतर क्रिया करते हैं। तो आप ये 3 पॉइंट तो मुख्य रूप से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चौथा समझने के लिए है, आप 3 पॉइंट यहाँ से ये 3 पॉइंट तक ही आप लिखिए, पहले से तीसरे तक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके बुक में, सदाबहार वन यानी जंगल और घास वाले प्रदेश, इस परिसंस्था में क्या मुख्य अंतर है, आप बताइए। तो मैंने क्लास में एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया कि सदाबहार वन क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि सदाबहार वन और परिसंस्था। देखिए यहाँ पर सदाबहार वन एक साइड या जंगल लिखेंगे, दूसरे साइड घास वाले प्रदेश, और इसमें 5 पॉइंट है, कम से कम आप 5 पॉइंट याद कीजिए। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से 7% भूभाग पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और पृथ्वी के पृष्ठभाग के 30% भूभाग पर घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें सदाबहार वनों में पृथ्वी के आधे से अधिक भूभाग पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ तथा प्राणी पाए जाते हैं और घास वाले प्रदेशों में चरने वाले प्राणी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन घने तथा अनेक स्तरों वाले होते हैं और घास वाले प्रदेशों में लंबी घास पाई जाती है तथा इन प्रदेशों में जंगली घास तथा कुछ पेड़ भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है
सदाबहार वन 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है। और घास वाले प्रदेशों में वर्ष भर औसतन 20 से 35 इंच वर्षा होती है। और पांचवा है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और पृथ्वी के कई भागों में घास वाले प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये अंतर हो गया, इसमें से कम 3 अंतर आप याद कर लीजिए, आपको जो भी छोटा और अच्छा लगे इन तीनों को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। छठवां प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 चित्र दिया गया है, मान लीजिए मैं यहाँ पर चित्र अ और चित्र ब नाम दे दूँ, या ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड चित्र हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले चित्र में क्या दिया है, पहली आकृति में मरुस्थल वाली परिसंस्था दी गई है, मरुस्थल वाली। इसमें क्या है दर्शाया गया है कि इसमें दूसरे में क्या है, जंगल की परिसंस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थल की परिसंस्था में ये हरा कैक्टस नागफनी का पौधा दिख रहा है आपको, जो मैं बोल रही हूँ बस वही आपको लिखना है। ताड़ का वृक्ष है, यहाँ पर देखिए ये ताड़ का वृक्ष दिखाया है। वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, ज़मीन रेतीली होती है, यहाँ पर एनिमल्स यानी कि जो प्राणी होते हैं उनकी संख्या कम होती है। ऊँट यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि ऊँट अपने आप को रेतीले यानी मरुस्थली भाग में रहने के लिए अपने आप को उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है, इसलिए यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। तो ये इतना आप लिख लेंगे। यहाँ पर मरुस्थल में पानी की कमी होती है और जो है कैक्टस ये जो नागफनी है ये मरुस्थल में रहने के अनुकूल होता है, इसलिए ये कम पानी में भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया गया ये होता है। तो ये आप पहले चित्र पे इतना पॉइंट लिख लेंगे, 3 से 4.5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे ये मरुस्थल की परिसंस्था है, यहाँ पर कैक्टस और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर प्राणियों की संख्या कम है, यहाँ पर ऊँट अपने आप को यहाँ के वातावरण के हिसाब ढाल चुके हैं, और यहाँ पर क्या है कैक्टस यहाँ के अनुकूल हो चुके हैं, ये सब चीज़ें। दूसरा है जो जंगली परिसंस्था है, ये जंगल की परिसंस्था को दर्शाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाघ, हाथी और बहुत तरीके के पक्षी, और ये पानी है तो इसमें मछलियाँ, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर वृक्ष पर बैठा देखिए ये पक्षी भी है जिसे हार्नबिल या धनेश नामक पक्षी दिखाई दे रहा है। यह जंगल उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय प्रदेशों का सदाबहार वन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के झील और जलाशय, ये जो आप पानी देख रहे हैं झील और जलाशय पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि मतलब कि भूमि में नमी होने के कारण वन्य जीवों के जीवन में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर अलग जलीय जो है सहायता प्रदान जलीय परिसंस्था का भी अस्तित्व है, जो भूमि परिसंस्था से भोजन श्रृंखलाओं मतलब भोजन और भोजन जाल के माध्यम से एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की कमी को पूरी करते हैं। जैसे पक्षी मछली को भक्ष्य के रूप में खाकर अपना भरण पोषण करती हैं और वन्य जीव पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और शेयर कीजिए, उसके बारे में लिखिए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।